अभी तक हमने रॉड का क्वेश्चन किया था, सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। रॉड इस बार स्टैंडिंग है, वर्टिकल है। वर्टिकल है तो देखो, आपको पता है कि हर एक पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं मास ले लूं तो इसकी मास की वजह से जो रेडियल डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। और इस वाले पे अगर मैं सेम ही मास ले लूं तो यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस क्या है बच्चों, डिफरेंट है। इसका मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट डीएम की वजह से आपका ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो रहा है बच्चों, चेंज कर रहा है। इसका मतलब कि डायरेक्टली मैं जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर यूज नहीं कर सकता हूं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल एम लेना पड़ेगा जो कि डीएम होगा, जो कि ले भी चुका हूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा डीएम। इसमें बस छोटा सा दिक्कत है, छोटी सी क्या दिक्कत है वो हम देखेंगे कि कैसे मैं इसको सोल्व करना चाहिए। तो देखो, मैंने माना कि एक डीएम मैंने ले लिया, छोटा सा डीएम ले लिया, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ले लिया बच्चे एक्स। तो उस केस में आपको पता है रेडियल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे रेडियल डिस्टेंस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तो कोई डाउट तो नहीं है। अब इसमें दिक्कत क्या है, एंगल ये थीटा हो गया, ठीक है ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है, जैसे मां से नीचे की तरफ जाएगा या फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो दो चीज चेंज हो रही है। थीटा चेंज होगा, साथ साथ एक्स भी चेंज हो रहा है। एक्स भी चेंज हो रहा है और थीटा भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, बस आराम आराम से करना, कोई नई चीज नहीं है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से कुछ ना कुछ यूज करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपको पता है, इस पॉइंट पर हम फोर्स कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा सर इस पॉइंट पर फोर्स निकालते हैं, आपको पता है ना, इनवर्ट डीएम की तरफ ही होता है, हम पढ़ चुके हैं सर नो, है ना। तो ऐसे ही सर बिल्कुल सिमिलर केस में अगर मैं यहां पे भी डीएम ले लूं, सेम ही डिस्टेंस एक्स से, और अगर मैं इसको ले लूं यहां पे, तो यहां से आपको साफ पता चल रहा होगा कि केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स ही रहेंगे, वर्टिकल फोर्स तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जो हमने हर बार कैंसिल हुए ही हैं। तो वर्टिकल फोर्सेस क्या हो जाएंगे, सारे के सारे जीरो, ओनली रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल। ध्यान से देख लो, मैंने दोनों तरफ लिया है तो ये मास हाफ हो जाएगा मेरा, हाफ मास अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जो टोटल जो एफ जी होगा मेरा, टोटल एफ जी होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स एफ जी ड्यू टू स्मॉल मास। यस और नो सर, 2 टाइम्स कैसे, एक इसका और एक इसका, यस और नो। अब मुझे एफ जी निकालना है बस इसके रिस्पेक्ट में, और वो भी कितना होगा, आपको पता है थीटा है तो वो कितना हो जाएगा, जो भी फोर्स निकाला इनटू कॉस थीटा, यस और नो, ठीक है। अब सर फोर्स निकाल दो, देखो ये एम है, ये डीएम है, ये रेडियल डिस्टेंस है, फोर्स निकल गया मेरा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला होता है जी डीएम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाय रेडियल डिस्टेंस कितना है आपका, वो तो उसका स्क्वायर ही करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आंसर। ये निकल गया मेरा क्या बच्चों, टोटल फोर्स एफ जी कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्लियर हो गया यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक किसी को भी, ठीक है। बस मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, बस डीएम की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। डीएम की वैल्यू को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, अगर मैं टोटल को इंटीग्रेट करने की कोशिश करता हूं, यहां से इसको भी इंटीग्रेट और इसको भी इंटीग्रेट, तो आपको पता है यहां पे कौन वेरी कर रहा है, यहां पे एक्स भी तो वेरी कर रहा है, साथ साथ यहां पे क्या वेरी कर रहा है, एक्स भी वेरी कर रहा है। तो एक्स को सोच समझ के हमें लिखना है, एक्स को हमें सोच समझ के लिखना है, और डीएम को भी हमें सोच समझ के लिखना है, ठीक है। यहां पे कौन सी डेंसिटी यूज होगी, लीनियर। लीनियर डेंसिटी क्या कहती है, मास अपॉन लेंथ डिवाइड बाय डीएम अपॉन कितनी लेंथ हो जाएगी बच्चों इस बार, L/2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डीएम आप 2 बार ले चुके हो, या तो 2 बार डीएम लोगे तो 2/DM इंटू एल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चे, सॉरी सॉरी सॉरी, डीएल लेना पड़ेगा, डीएल। और डीएल आपने कितना लिया, आपने डीएक्स लिया है, तो यहां पे आ जाएगा डीएक्स। अब ठीक है, ठीक है बच्चों। डीएम और इसको 2 मतलब फिर यही रहने दो, क्योंकि dx मेरा क्या है यहाँ पे है, ठीक है। तो dm की वैल्यू कितनी आ गई, dm की वैल्यू आ गई बच्चों m/l इंटू dx। तो ये भी dx, ये भी dx, अब इजिली मेरा क्या हो सकता है, इंटीग्रेट हो सकता है।
तो ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 GM/L dx इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय a² प्लस x² इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे फिर दिक्कत है, एक दिक्कत तो हमने हटाई, अब दूसरी दिक्कत क्या आ गई सर, यहाँ पे ना जैसे जैसे x वेरी करवाओगे आप तो थीटा भी तो चेंज हो रहा है। देखो x यहाँ पे था, x वेरी करवाओगे तो थीटा चेंज हो, क्योंकि अगर कांस्टेंट cos थीटा कांस्टेंट होता ना तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता था, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आपको पता क्या होता है, tan इनवर्स x/a होता है, पता है आपको, यस और नो, है ना, 1/a² प्लस x² का tan इनवर्स x/a। पर इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमें cos थीटा और उसके बीच में भी रिलेशन निकालना पड़ेगा x का। निकाल सकते हैं कैसे, अगर हम x को a, नहीं या तो cos थीटा की वैल्यू डाल दो, cos थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a/this 1 है, ठीक है। फिर रूट को कैसे हटाओगे, कैसे करोगे, इंटीग्रेट 3/2 है पावर, बताओ कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसका एक और आसान मेथड है, वैसे वो कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और आसान मेथड क्या है, x की जगह पुट कर दो a tan थीटा, लेट इज सपोज, ठीक है, वो बनेगा भी सही, करके देखोगे ना। तो x/a क्या होता है, tan थीटा ही तो होता है, tan थीटा पुट कर दिया, tan थीटा पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a² tan² थीटा हो जाएगा, तो सारे सारे tan थीटा के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx क्या होगा बच्चे, a tan थीटा का डिफरेंशिएशन है, करेक्ट, sec² थीटा d थीटा। अब देखो फाइनली मैं चेंज करने वाला हूं, फाइनल रिजल्टेंट क्या आ गया देखो, 2 GM/L स्मॉल m, स्मॉल dx की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, a टाइम्स sec² थीटा d थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, cos थीटा, नीचे आ गया a² प्लस a² tan² थीटा। और यहाँ पे थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है, देखो थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है आपका, यहां से लेकर यहां तक वेरी कर रहा है, पर हमें नहीं पता, फिर दोबारा हमें थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, एल की एक्स की फॉर्म में लानी पड़ेगी। लंबा क्वेश्चन है, आसान थोड़ी ना आएगा, इतना जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना पड़ा, सॉरी, ए से ए कटेगा, 1 + tan² क्या होता है, 1 + tan² ए, फिर से x² है तो ये कटेगा, एक ए से एक ए कटेगा, तो फाइनली आंसर आ गया देखो, 2 G कैपिटल M स्मॉल m cos थीटा अपॉन में a d थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस के साइन, सॉरी प्लस के ही साइन थीटा होता, तो कितना आ गया फाइनल रिजल्टेंट, 2 GM/L साइन थीटा अपॉन में a, L कहाँ है, नीचे L, L, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुन लो, हमें क्या करना है, हमें बस साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्म क्या आएगा, साइन थीटा क्या होता है, x अपॉन, बताओ, कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन भी क्यों आएगा, मैक्सिमम थीटा ये है ना इसका, तो L/2 अपॉन √ऑफ a² प्लस L/2 का होल स्क्वायर, ये है फाइनल आंसर। देखिए कितना भयंकर है ना, इस लेवल तक पहुंचना है। ये वाली तो वैल्यू अंडर रूट x² प्लस y² ये वाली हमें L/2² वाली ये भी तो चेंज करेगी पर हर उसको। पर हमें टोटल लेंथ थीटा टोटल निकालना है ना मैक्सिमम, और तभी तो वैल्यू देख, हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं ना, जिस एंगल टू दिस एंगल, तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जाता है ना, तो अपर लिमिट थीटा की हमने वो थीटा मान ली जब वो L/2 लेंथ पे पहुंच जाए, ये वाली जीरो एंगल तो जीरो हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं आया, ठीक है। ये निकला फाइनली आंसर आप, ये वीडियो चल रही है वहीं से देख लेना, ठीक है, समझ लो पहले अच्छे से, पर करोगे घर से तो अच्छी बात होगी, खुद से करोगे ना तो अच्छी बात होगी। ये देखो ये क्या कह रहा है, इन ए डबल स्टार, 2 स्टार्स जिसका मास है m और अदर का मास है 2m, डिस्टेंस d अपार्ट, रोटेट अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, कॉमन सेंटर दोनों का एक सेंटर होगा, दोनों का मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा,
मतलब कि एक का मास है m और एक का मास है मान के चलो 2m, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है d। तो हमने याद है ना, हम सेंटर ऑफ मास कहाँ से, यहां से निकाल सकते हैं। यहां पे निकालेंगे तो हमें दूसरा मास लेना पड़ता है 2m इंटू डी डिवाइड बाय 3m। m से m कटा, कितना बचा 2d/3। इसका मतलब कि ये वाला जो कि स्टार है आपका, जिसका मास है m, उससे 2d डिस्टेंस दूरी पे ये क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे रोटेट कर रहा है। यस और नो। ऐसे ही ये कितना हो गया बच्चे डिस्टेंस, 2d/3। ऐसे ये डिस्टेंस कितना बचा अब d/3, क्योंकि टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना था, d था। तो जो आपका 2 3 मास है, 2m मास है, वो इसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है बच्चों, ऐसे रोटेट कर रहा है। ऐसे ही बोल रहा है ना वो, इस तरीके से वो रोटेट कर रहा है। सही है। डबल टू स्टार डिस्टेंस डी अपार्ट रोटेट अबाउट देयर कॉमन सेंटर। कॉमन सेंटर है इनका, कॉमन सेंटर है उनका, कॉमन सेंटर है। तो दोनों का सेंटर क्या होगा, ये होगा, सॉरी कॉमन सेंटर बोला उसने, कॉमन सेंटर है उनका। तो मैंने थोड़ा सा बस गलत बना दिया है, दोनों का एक ही सेंटर होगा, जो कि होगा क्या, ये जो सेंटर निकला है, इसी के ही क्या कर रहा है, ये सेंटर हो गया। तो घूमेगा कैसे, कितनी डिस्टेंस से घूम रहा है ये वाला, 2d/3 से, तो ऐसे घूम रहा है। सर में आ गया। और ये कितना डिस्टेंस है बच्चे इसका, ये होगा d/3। तो d/3 कैसे घूमेगा, ऐसे। अब ठीक है, ये सेंटर है इसका, इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है। Deduce then expression of period of revolution show that the ratio of their angular momentum about the center of mass is same as that the ratio of their काइनेटिक एनर्जी। चलो वो तो बात की बात है, पहले तो मैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकालना, बहुत ही सिंपल हो गया अब तो। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन याद करो, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, टी। अगर टी का फॉर्मूला भी याद है तो कितना फायदेमंद है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r³ बाय g। मास, मास पता है m, आर पता चल गया, 2d/3 हो गया, उसका क्यूब निकालना है, 2 पाई आपको पता है, फॉर्मूला आ गया, बस खत्म। समझ में आ गया, फॉर्मूला देखा है ना हमने, टी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ किसके बराबर, r³ डिवाइड बाय g, मास ऑफ जो भी है, यहाँ पे स्टार है तो स्टार लगा दिया यहाँ पे। तो स्टार का मास एक का m दे रखा है, एक का 2m दे रखा है, r की वैल्यू 2d/3 है, तो वहां से निकल जाएगा बस रोटेशन। समझ में आ गया। ठीक है, दोनों का निकल जाएगा, ऐसे दोनों स्टार का T1 T2 निकल जाएगा। शो दैट देयर एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv/r होता है। r रेडियस पता है, मास भी पता है, वेलोसिटी नहीं पता। क्या हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, ओमेगा आर से, वेरी गुड। ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड से। तो बस क्योंकि ये t/2 पाई हो गया, तो मेरे ख्याल से ओमेगा क्या निकल गया बच्चे, Gm*/r³। तो बिल्कुल सही तरीके से सोचा आपने। तो दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या है, रेशो निकालना, सॉरी, तो L1/L2 निकालना, मतलब कि एक का मास जिसका m है, जिसका मास m था, उस पे रेडियल डिस्टेंस सेंटर से कितनी दूरी पर है, 2d/3। और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सर उसकी वेलोसिटी r × ओमेगा होगी। तो मैं इसको सिंपल लिख दूं, m क्या होगा, m/r�v होता है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं v की जगह r⍵, तो क्या हो जाएगा m⍵r², ये लिख सकता हूं ना, यस और नो। तो इसका हो जाएगा बच्चों ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय इसका मास 2m, इसकी लेंथ होगी परपेंडिकुलर d/3 का स्क्वायर
और ओमेगा टू। सर ओमेगा वन और ओमेगा टू कैसे मिलेंगे? आपने T1 T2 निकाला था ना दोनों का, वहीं से ओमेगा वन ओमेगा टू निकल जाएगा, ये रेशो निकल गया। समझ में आ गया? बस सिंपल, ऐसे करना स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे जब पहुंचोगे तभी तो घुस पाओगे अंदर। समझ में आ गया? कर लोगे? ये मेरे ख्याल से हम कर चुके हैं। ये क्या कह रहा है? द अर्थ कैन बी assumed to be uniform sphere of mass m radius r a small tunnel is dug in the earth as shown in figure. A particle mass of m naught is released from the radial distance x से, फिर भेजा है इसको। फाइंड द फोर्स, फोर्स ही होगा शायद। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ड्यू टू अर्थ, एस्टिमेट द मास ऑफ द पार्टिकल एंड द फाइंड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा फोर्स निकालना। देखो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद करो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो हम कर चुके हैं। जब हमने अर्थ में ऐसे डिग किया था तो मैंने बोला था सिंपल हार्मोनिक मोशन समझाया था। मैंने बोला था अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या करता रहेगा, ऊपर जाएगा फिर वो नीचे आता रहेगा, ऊपर जाएगा फिर वो नीचे आता रहेगा, ये बताया था मैंने आपको। जिससे मैंने शायद ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया था कि हमारी जनरल इक्वेशन बननी चाहिए ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये जनरल इक्वेशन होते हैं, मतलब कि एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, आपको पता है एफ फिजिकल टू क्या होता है बच्चों, एम इंटू ए होता है, बस सिंपल सा है। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना, बस हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। जब वो अर्थ के अंदर है तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। कौन से मेथड से? सर हमने निकाला था जब हम डेप्थ लेवल पे जाते तो जी का कुछ मेथड बताया था आपने, जी का मेथड बताया था। डेप्थ लेवल पे जाते तो जी ई वन माइनस डी बाय आर। डी था सर सरफेस से, डी पे था सरफेस से, ना कि ये वाला। बच्चे गड़बड़ी करेंगे एक्स बाय आर, स्मार्ट है ना बच्चे, गड़बड़ी कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है अर्थ से यहां तक की दूरी हो जाएगी आर माइनस एक्स। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चे जी ई वन माइनस जी की वैल्यू क्या हो गई, आर माइनस एक्स अपॉन आर। तो मेरे ख्याल से सेपरेट कर दो तो वन माइनस वन प्लस एक्स अपॉन आर आएगा, चेक करना। वन से वन कट गया तो देख लो डायरेक्टली आ गया ना, जी एक्स के बराबर आ गया, एक्सलेशन एक्स के बराबर आ गया। यही तो चाहिए था मेरे को। इसको अलग यहाँ पे एस एच एम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा एस एच एम। तो मेरी जी की वैल्यू कितनी आ गई, जी की वैल्यू आ गई एक्स बाय आर इंटू जी आ है। तो मुझे फोर्स ही तो निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ा, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम जी, यस और नो? एम जी मतलब कहां पे निकाला आपने, डी डेप्थ पे निकाला है, तो यहां पे भी डेप्थ हो जाएगा। तो निकाल दो बच्चों एम एक्स बाय आर इंटू, देखो कितने अच्छे से निकाला आप। ये है फोर्स का, इस लेवल तक आना है आपको, यूं से नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा बहुत। फोर्स निकल गया, अब क्या निकालना है, एस्टिमेट द मोशन ऑफ पार्टिकल। बहुत ही आसान है, एस्टिमेट द मोशन ऑफ पार्टिकल कौन सा है, एसएचए में बता ही चुका हूं। टाइम पीरियड निकालना, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैसे निकाला मैंने आपको समझाया था, याद करो। देखो ये रहा ऊपर वाला रिलेशन, ध्यान से देखो। सर अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो जो भी अंदर वाला पार्ट है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाता है। सर ओमेगा के अंदर ही टाइम पीरियड छुपा हुआ है, ओमेगा के अंदर ही टाइम पीरियड छुपा हुआ है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये एक्स के बराबर आ गया है तो ध्यान से देखो, जी डी इक्वल टू जी ई अपॉन आर, सॉरी जी ई अपॉन आर है और एक्स हो गया। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, आप बोलोगे सर ये वैल्यू हो गई ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया बच्चों, अंडर रूट ऑफ जी अपॉन आर। तो मेरे ख्याल है टाइम पीरियड हो जाएगा टू पाई आर बाय जी। देखो कितनी आसानी से, कितने मजेदार तरीके से निकाला आंसर। ये है कॉन्सेप्ट। वो नेगेटिव केवल रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेलरेशन जो एक्स है ना, जब हम ये पढ़ेंगे ऐसे जब पढ़ेंगे तो आप देखोगे, ये देखो इसका कॉन्सेप्ट समझ, ये है जब ये एक्स ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कम हो रही है कि बढ़ रही है, कम हो रही है। इसका मतलब ये वेलोसिटी इसकी कम क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इस वजह से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्स और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। वो ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन इसको जबरदस्ती कह रही है कि तू तेरी वेलोसिटी कम करूंगी मैं, इस वजह से।
समझ में आ गया? तभी तो एक हाईएस्ट पॉइंट होता है ना जिसपे उसकी वेलोसिटी जीरो बन जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन उसको खींच रहा होता है। समझ में आ गया? ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, बस क्वेश्चन लगाना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखा कह रहा है, फॉर ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन ए ट्रांसवर्स direction from a height h above the earth's surface, find the minimum initial velocity so that it just gazes the earth's surface in such a way that particle of this would be an eclipse with the center of earth as the farther focus। ये मतलब कि हमें बस क्या करना है, एक तरीके का टच करके निकलना, और कुछ नहीं है, टच करके निकलना है। टच करके निकलना है, इसका मतलब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होंगे। पहला क्या, यहाँ पे एक तो टॉर्क जीरो होगा, टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे निकालेंगे, देखो सेंटर पे निकालेंगे। अगर मैं सेंटर पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व निकालता हूं तो ध्यान से देखो, इसका मास m है, m है, वेलोसिटी क्या है, va है, va है। सेंट्रल सेंटर से एक डिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे r प्लस, यस और नो, क्लियर? ठीक है, यहाँ पे देखो, ये घूम के यहाँ पे आया, यही मास है कितना, m, m, वेलोसिटी कितनी है, vb, vb, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस ओनली क्या है, r। तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से हमने रिलेशन निकाल दिया, वी ए इंटू आर प्लस एच इक्वल टू वी बी इंटू आर। एक इक्वेशन आगे वन। समझ में आया कि नहीं आया? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ने ये निकाल दिया। कोई और मेथड लगा सकते हैं कि हम सोचो, जब हमने ऐसा ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट सोचा था कि हम कोई और मेथड लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। कुछ माइंड में आना चाहिए। देखो तीन चार ये तो मेथड सीखे, और तो इससे बाहर हमने कुछ नहीं सीखा, तो वही सोच रहे हो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। क्यों सर, इनके बीच में सर एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, तो वो क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स उसी लाइन ऑफ साइट में है, इस वजह से उस पे क्या फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वर्क डन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से वर्क डन कितना हो जाएगा उसके वजह से, जीरो, क्योंकि टॉर्क जीरो है, इसलिए हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे हम। पहला था ए पॉइंट और दूसरा बी पॉइंट पे, तो के ए प्लस यू ए इक्वल्स टू के बी प्लस यू बी। अब मुझे बताओ के ए कितना होगा, आप बोलोगे सर सिंपल हाफ एम वी ए स्क्वायर, बात ही खत्म। पोटेंशियल एनर्जी एक सर्टेन हाइट पे कैसे निकाले थे हमने, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के साथ, गड़बड़ी है, माइनस के साथ, माइनस के साथ जी मास ऑफ अर्थ एम डिवाइड बाय आर प्लस एच। समझ में आ गया? सॉरी, वीबी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वीबी स्क्वायर। लेकिन यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कितने दूरी पे, ओनली आर डिस्टेंस दूरी पे, तो माइनस के जी मास ऑफ अर्थ एम अपॉन, बस खत्म। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल कौन से, वी ए वी बी, दोनों को यूज करना है, काम खत्म बस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां से आप रिलेशन लिख सकते हो, वीबी की वैल्यू लिख सकते हो, तो वीबी की वैल्यू हो गई कितनी सर, वीबी की वैल्यू होगी वी ए टाइम्स वन प्लस एच अपॉन में आर। समझ में आ गया? इसकी वीबी की वैल्यू पुट करो, सारे के सारी चीजें निकल जाएंगी, पुट करके भी देख सकते हो, हाफ एम वन प्लस एच बाय आर का स्क्वायर, ठीक है, और इनटू वी। ये वाली वैल्यू, सॉरी ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी है, ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ लेके जाओगे, इसकी वैल्यू को यहाँ लेके जाओगे, सोल्व करोगे, काटा पीटोगे, आंसर आ जाएगा बस। समझ में आ गया? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो दो कॉन्सेप्ट लगाने, कौन कौन से, आंसर निकालोगे तभी, ऐसा नहीं ये तक छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे छोड़ने के बाद भी तुम्हारे हाथ पैर फूलेंगे। हमेशा ये सोचा करो फाइनल आंसर ही निकाला करो हमेशा, ठीक है, तरीके से, माइनस प्लस की गड़बड़ी, ताकि पता रहे कहाँ पे हो रही गड़बड़ी। क्लियर? ये देखो रॉकेट वाला है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए लेके आए हैं। रॉकेट वाला क्या कह रहा है, रॉकेट वाला कह रहा है कि हमने रॉकेट को वर्टिकली अपवर्ड भेजा, एक वेलोसिटी वी नॉट, अभी डिफाइन नहीं किया क्या है, बस वी नॉट से भेजा। उसने बोला शो दैट इट्स वेलोसिटी वी एट ए हाइट एच गिवन बाय दिस वन, कि उस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी हाइट पर वी नॉट हो जाएगी, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है यहां तक। फिर उसने बोला
कि hence deduce an expression for maximum height reached by rocket when its speed is 0.9 times escape velocity। ठीक है, तो मुझे थोड़ा पढ़ो उसको, 1 मिनट लगा हुआ। मुझे बताओ मुझे किस कैसे प्रोसेस करना चाहिए, तभी मैं सोचूंगा कि आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। पढ़ो क्वेश्चन को, कैसे प्रोसेस करना चाहिए मेरे को। सर सर आपका माइक म्यूट है सर, एक सेकंड, एक बात सुन लो। सर मेरे ख्याल से तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पर सोचो हम कैसे लगाते हैं। अभी वो अर्थ सरफेस पर है, अर्थ सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, खुद ही सोच सोच के बोलो कितनी होगी। आप बोलोगे हाफ एम वी स्क्वायर। सर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी उसके पास, होगी। समझाया था ना, अर्थ सरफेस पे भी, क्योंकि सेंटर हमारा सेंटर से रिस्पेक्ट में मान के चलते हैं। तो कितनी होगी, -G m m अपॉन में कैपिटल आर, क्योंकि अभी अर्थ सरफेस पर है। समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। अब हम पहुंच गए, उसने बोला कि सर्टेन हाइट तक पहुंच गए। उस सर्टेन हाइट तक कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, कितनी होगी वो वेलोसिटी, वो v होगी। वी नॉट तो इसने इनिशियल थी, वी बन गई, वो कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। और उस हाइट तक मुझे बता दो, उस हाइट तक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -G m m अपॉन में R+H। बस खत्म, ये आ जाएगा फॉर्मूला। भाई ये चीज का ध्यान रखना, जहां यहाँ पे एम 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 सारे कट जाएंगे, चारों में एम एम है, तो सबका मास कट जाएगा, केवल मास ऑफ अर्थ बचेगा। तो अगर फॉर्मूले में Gm अपॉन में R आ रहा, तो आपको पता है ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, R की। उससे हमें G की टर्म में आंसर आ जाएगा बस। इस वजह से G की टर्म में देख लो कि एक भी कोई बाहर का कॉन्सेप्ट है नहीं है, लेकिन तरीका वही है निकालने का। समझ में आ गया, नहीं आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। दूसरा, दूसरा देखो, हैंस डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक लेके जाना है, ताकि रॉकेट फायर विद 0.9 टाइम्स एस्केप स्पीड। बताओ कैसे करना चाहिए इसको भी। इसमें भी क्या हो लगेगा, कंजर्वेशन मोमेंटम तो लगेगा ही लगेगा। पर कॉन्सेप्ट बताओ, इस स्टेप पे ये होगा, इस स्टेप पे ये होगा, इस स्टेप पे ये होगा, इस स्टेप पे, तभी तो मैं समझूंगा, वरना मुझे क्या समझ में आएगा। तू बताएगा, हाँ तू बताएगा, हाँ तू बता, शाबाश। उससे भी ज्यादा है, उससे भी एस्केप स्पीड से, हम्म, तो क्या कहते हैं, टोटल मोमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। है टोटल, एनर्जी बस ज्यादा दिमाग तेरा गलत होगा, वहीं बैठ जा तू। हाँ, हाँ तो कैसे करें इसको। हाँ भाई तू बता, आराम से स्टेप बाय स्टेप। अगर तू अभी अर्थ पर है, अर्थ पे है, तो तेरी वेलोसिटी कितनी है, हाफ एम 0.9 टाइम्स वी का स्क्वायर, यही बोला है इसने, इतने से लॉन्च किया है। ठीक है, अर्थ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी है तुम्हारी, है कितनी, -G m m अपॉन में कैपिटल आर इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू कितनी होगी वेलोसिटी आपकी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सर मैक्सिमम हाइट तक, बोले भाई मैक्सिमम हाइट तक तो भाई तू चलता रहे, जितनी वेलोसिटी चलता रहे चलता रहे चलता रहे, जैसे ही तू रुक जाएगा वहीं तेरी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। ये तो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे अब क्या है, जीरो है। माइनस के अब क्या लगाऊं, G m m अपॉन में R+H, और H की वैल्यू निकालनी है, बस खत्म क्वेश्चन। समझ में आ गया नहीं, यही तो बोला, मैक्सिमम हाइट तक निकालनी है, H की वैल्यू निकालनी है, 0.9 V तो आपको दे ही रखा था पहले से। समझ में आ गया, लिखने की जरूरत तो नहीं है, कर लोगे अच्छे से, लिख देते हैं फिर भी, इंटेलिजेंट तो बच्चे हो, याद रहेगा तुम्हें, क्या पता वॉइस रिकॉर्ड ना हो रही। तो पहले केस में कितना निकलेगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर -G m m अपॉन R इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर -G m m अपॉन में R+H। पहले की इक्वेशन ये निकलेगी। दूसरे वाले की क्या निकलेगी, हाफ एम 0.9 VE का स्क्वायर
माइनस जी एम एम अपॉन आर इक्वल्स टू 0 माइनस के जी एम एम अपॉन आर प्लस एच मैक्स। आपको यहां से क्या निकालना है? एच मैक्स ही निकालना है, बस खत्म। बढ़े आगे। बस लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। A test particle is moving in a circular orbit in a gravitation field produced by a mass density इतना है। एक ग्रेविटेशन फील्ड है जिसमें मास डेंसिटी कितना है? इतना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन, वो तो चलो ऑप्शन थे इसके अंदर, बिटवीन रेडियस ऑफ पार्टिकल ऑर्बिट, जो भी इसकी रेडियस थी उसकी, एंड इट्स टाइम पीरियड टी। ठीक है, यहां पे दिक्कत क्या है? ये कोई ऑर्बिट है और यहाँ पे एक टेस्ट पार्टिकल है। टेस्ट पार्टिकल तो मुझे कुछ उसका मास ले ले एम नॉट। एम नॉट ये घूम रहा है, इस वेलोसिटी से घूम रहा है। ठीक है, अब इसकी डेंसिटी है ना, जो मास डेंसिटी है, वो के बाय आर स्क्वायर से क्या कर रही है बच्चे? वेरी कर रही है। के बाय आर स्क्वायर से वेरी कर रही है। इसका मतलब ध्यान दो, अगर के बाय आर से वेरी करे, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो डेंसिटी भी चेंज होती रहेगी। डेंसिटी चेंज होगी तो मास भी चेंज होगा। इसका मतलब कि इस पूरे सरफेस पे मास फैला हुआ है, उसका पूरे सरफेस पे मास फैला। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि बहुत छोटे 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 पत्थर होते हैं, वो घूम रहे हैं, ठीक है, और वहां पे रेतीली चीजें भी घूमती जा रही लगातार एक सर्कुलर ऑर्बिट में। तो कुछ टाइप का उसने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। तो सेंटर से लेकर यहां तक जैसे जैसे हम जाते रहेंगे तो वैसे वैसे क्या होता रहेगा बच्चों? क्या होता रहेगा? उसका मास चेंज होता रहेगा। वैसे मैक्सिमम रेडियस ने बता रखी कितनी, ऑर्बिटल रेडियस आर। ऑर्बिटल रेडियस मैंने क्या समझा था? कहां से लेनी होती है? सेंटर से लेनी होती है, समझाया था। अबव हाइट से ले रहे हो तो आर प्लस एच लेना होता है। ठीक हो गया? ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, टाइम पीरियड और आर के बीच में रिलेशन निकालना, कितने टाइम पीरियड में ये घूमेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस आपकी डेंसिटी चेंज हो रही है, तो मुझे एक छोटा सा एक पार्ट लेना पड़ेगा, जो हमने बहुत बार लिया है ऐसा। ये डिस्क, डिस्क तो क्यों बोलेंगे इसको, हम क्या बोलें इसको? इसको हम बोलेंगे होलोस्फीयर बोलेंगे, क्योंकि स्फेरिकल कैसे घूम रहा है? रिंग में घूम रहा है ना, पर डेंसिटी तो उसकी वॉल्यूम वाइज है। बॉडी की जो डेंसिटी वो तो वॉल्यूम वाइज है ना, घूम ऐसे रहा है, पर वॉल्यूम वाइज तो उसकी डेंसिटी फैली हुई है ना। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? स्फीयर लेना पड़ेगा। स्फीयर लेना पड़ेगा तो हमें वॉल्यूम के टर्म में निकालना पड़ेगा। करेक्ट। तो मान के चलो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों आपका? स्मॉल आर है, करेक्ट। तो इसकी विड्थ कित स्मॉल आर है तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी बच्चे? क्या लेते हैं हम? डी आर लेते हैं। डेंसिटी बता रखी है इसकी, रो आर कितनी बता रखी है? के बाय आर स्क्वायर बता रहे हैं। ठीक है, तो याद करो क्या होता फॉर्मूला, कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे? वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या था? टोटल मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डी एम मास डिवाइड बाय छोटे वाला वॉल्यूम। यस और नो? ठीक है सर, छोटे वाला वॉल्यूम का हमने कैसे निकालता? मैंने क्या समझा था? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, समझाया था ना, सरफेस एरिया इंटू डी आर। तो डीवी तो कितना निकल गया बच्चे मेरा? डीवी, डीवी निकल गया मेरा बच्चे मेरा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। सर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसका? वॉल्यूम, क्योंकि मास तो उसका फैला हुआ है, तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? उसकी टर्म में निकालेंगे। देखो वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी होता है, और यहाँ पे डेंसिटी क्या है बच्चे? के बाय आर स्क्वायर है, यही है, के बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो हाँ मास निकाल सकते हैं ना। तो मास को हमने टोटल मास अभी एम ही मान के चल रहे हैं, उसको देखते हैं क्या करेंगे। तो एम आर स्क्वायर बाय के आ गया। कितना आ गया बच्चे? एम आर स्क्वायर बाय के, वो भी रो आ रहा है। ठीक है, इसके साथ ही आ गया वॉल्यूम टोटल। ठीक है, तो हमें वी की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा फाइनली? आंसर बचा आर स्क्वायर बाय के इक्वल टू डी एम अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर डी आर।
के बाय आर स्क्वायर आएगा। हाँ तो के बाय आर, तभी तो आर स्क्वायर ऊपर ले गया मैं। वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, एम आर स्क्वायर बाय 4 है। यहां मैं पुट करूंगा एम आर स्क्वायर बाय 4, एम से एम कटा, ये के ऊपर आ गया। अच्छा के ऊपर आएगा ना, के बाय आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। रुक जाओ तो कुछ गड़बड़ है। अच्छा हाँ, मास को चेंज कर सकते हैं हम। फिर मास को क्या लेंगे, मास को क्या लेंगे, मास को क्या लेंगे। ए बाय आर स्क्वायर आए। सही बात है। रुक जाओ, सर में आ गया। सर ये बताओ, यहाँ पे गड़बड़ है ना, देखो जब आप वॉल्यूम छोटे वाला ले रहे हो तो फिर मास में तो छोटे वाला लेना चाहिए, यस और नो, यस और नो, है ना। तो यहाँ पे ये तो करेक्ट निकल गया। अब इसके लिए, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए हमें क्या निकालना बच्चे, मास निकालना। इस वाले रीजन के लिए हमें क्या निकालना है, मास। और मास क्या होता है आपको पता है, मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू कितना, रो। अब वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना, आप बोलोगे 4/3 क्यूब, और इसके क्या वैल्यू बताइए, के अपॉन में आर स्क्वायर बताइए। अब ठीक है, अब ठीक निकला हमारा। तो हमारा क्या निकल गया बच्चे, आर स्क्वायर से एक आर बच गया, तो कितना बच गया, 4/3 पाई आर, ये निकल गया मास। करेक्ट, इसका मास निकल गया हमारा, मास निकल गया किसका, इस वाले स्फीयर का हमारा मास इस टर्म में निकल गया। करेक्ट। अब हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड का रिलेशन निकालना है। किसका निकालना है, टाइम पीरियड का रिलेशन निकालना है। ठीक है, हो जाएगा। करेक्ट, तो ये तो डायरेक्टली भी निकल जाएगा, कैसे, ध्यान से देखो। हमारे पास टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, टी स्क्वायर का फॉर्मूला, या टी का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर क्यूब अपॉन में जी एम, यही था, ध्यान से देखो यही था बच्चों। अगर मैं m की जगह, क्योंकि यहां पर रिलेशन था t डायरेक्टली ऐसे थे ऑप्शन, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसे कुछ दे रखा थे ऑप्शन। तो ठीक है, देखो m में r आ रहा है कि नहीं आ रहा, r आ रहा है, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो r की, t की वैल्यू क्या आ गई, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही था आंसर बस। सर में आ गया, दोबारा देखो। हमने क्या किया, मास निकाला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इस वाले छोटे वाले के लिए कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब और के बाय आर स्क्वायर, वहां से निकल गया 4/3 पाई आर के। अगर ये रिलेशन याद होता तो आराम से कर सकते थे, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाय जी एम। एम की वैल्यू में आर आ रहा, एक आर से एक आर कैंसिल, कितना आ गया, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। समझ में आ गया, बस ये है क्वेश्चन।